नमस्कार, आप उत्तराखंड देख रहे हैं। आप मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किच्चा के गौरी कला में शहीद देव बहादुर स्मृति द्वार का लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि अल्पायु के देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए देव बहादुर जी की शहादत को सदा याद रखने के लिए स्थानीय इंटर कॉलेज का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। साथ ही कहा कि देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद को एक बार फिर से नमन और पूरा देश नमन करता है। कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में रमानी फाउंडेशन द्वारा हरेला पर्व के उपलक्ष्य में संस्थान परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने संस्थान परिसर में वृक्षारोपण किया और जनता को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कहा कि हमारी सरकार ने 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत हम लगातार वृक्षारोपण कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे उत्तराखंड की बासमती और लीची विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन अंधाधुंध कटान के कारण लगातार इनकी संख्या में कमी आ रही है। उन्होंने बताया कि पेड़ों के अंधाधुंध कटान के कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें और पर्यावरण को संरक्षित करने का काम करें। देखिए, मैं आज रामानी संस्था की अध्यक्षा वंदना जी का विशेषकर आभार व्यक्त करता हूँ कि हरेला को जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे वीक के रूप में आपने ये पावर कार्य यहाँ पर किया है, क्योंकि आज जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, जो हमारा पर्यावरण आज दूषित हो रहा है, उसका कारण है कि अंधाधुंध कटान, और जिसकी वजह से चाहे बादल फटना हो, चाहे अन्य प्रकार की घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं। ऐसे में बहुत सार्थक पहल आपने की है और ये भी कहा जाता है कि एक वृक्ष लगाना 10 पुत्रों को जन्म देने के बराबर है, इसलिए वृक्षों को लगाना आवश्यक है। इस अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि हम जहाँ अपने शुभ कार्यों में अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं, कॉकटेल पार्टी करते हैं, चीज़ें करते हैं, आज यहाँ पर संकल्प लेकर जाएं कि हम, चाहे हमारा बर्थडे होगा, चाहे हमारी शादी की सालगिरह हो, चाहे हमारे अन्य कोई कार्यक्रम हो, हम एक वृक्ष जरूर लगाएं, क्योंकि एक वृक्ष लगाना, जैसे मैंने कहा, कि 10 पुत्रों के जन्म देने के बराबर है। और हमारी सरकार लगातार, क्योंकि हमारी प्रदेश का अधिकांश भाग 72% से अधिक जो है वन क्षेत्र है, और उसके बावजूद आपने देखा होगा कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। तो हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हम 2 करोड़ वृक्ष इस बार लगाने का हमने लक्ष्य रखा है। लगातार सरकार के द्वारा और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा वृक्षारोपण हम करा रहे हैं। कल ही मैंने इधर शहरधारा के पास हमने कल वृक्षारोपण किया था, 600 पेड़ हमने वहाँ पर लगाए। तो सभी लोगों से अपील करता हूँ, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। ये संदेश मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को देना चाहता हूँ। इसी बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं। दिया गया है कि आप चुनी हुई सरकार के फैसले से सहमत हों तो आप हमारे पास भेजें। इसका लगातार हर मामले में इस्तेमाल करा रही है, आए दिन इस्तेमाल कर देते रहते हैं। तो अगर इस अधिकार का उपयोग करके केंद्र सरकार को ही दिल्ली का सारा शासन चलाना है, दिल्ली की सारी व्यवस्था चलानी है, दिल्ली के हर चीज को चुनी हुई सरकार के काम को रोकना है, यहां तक कि वकीलों के काम को रोकना है, तो फिर केंद्र सरकार संविधान को पढ़े ठीक से और फिर सोचे कि फिर यहां सरकार की जरूरत क्या है। फिर चुनी हुई सरकारें, चुनाव क्यों कराए जाते हैं, चुनाव पे इतना सब क्यों, लोकतंत्र संविधान की बात क्यों। फिर तो कह दीजिए यहाँ पे लोकतंत्र है ही नहीं, हम लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। लोकतंत्र की बात करेंगे और फिर लोकतंत्र तरीके से चुनी हुई सरकार के काम में एक ऐसे प्रोविजन का जिसके लिए कहा गया है कि कभी कभार बहुत असाधारण मामलों में इस्तेमाल करेंगे, उसका रोज हर तीसरे दिन इस्तेमाल करा रहे हैं। अगर वकील चुनने का काम भी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं करेंगे तो फिर मुख्यमंत्री के पास पावर क्या है। और ऊपर से किसानों के मामले में मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि किसानों के मामले में आप किसानों के खिलाफ ऐसी कौन सी साजिश रच रहे हो जिसका आपको डर है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी के खड़े हुए वकील हुए तो वो साजिश आपकी काम नहीं हो पाएगी, कामयाब नहीं हो पाएगी। इसका जवाब दें। और साथ साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह से किसानों के मामले में और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के मामले में टांग अड़ाना बंद करें। एक ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस की ये ताकत है कि नेता अपनी अपनी बात पार्टी में कहते हैं और निर्णय लेकर एक मंच पर एक साथ आ जाते हैं। वहीं उन्होंने उत्तराखंड चुनाव को लेकर भी अपनी रणनीति बताई। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। आप देखिएगा, सब हम सारी तैयारियां हमारी पूरी हैं, समय आने पर सब चीज़ें निकल आएंगी। सर, अब आपसे बात करना चाहूँगा उत्तराखंड की, आपके राज्य की। अब आपको वहाँ कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया, का ऐलान हो गया, तमाम कमेटियाँ जो हैं अमूमन जो कांग्रेस का कल्चर देखा गया है समय से पहले आपने कर ली हैं। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, मेरा रोल एक सप्लीमेंट्री रोल है। मेन रोल तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का होता है, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का होता है, उनके सहयोगियों का होता है। मैं उनके एफर्ट्स को कैसे सप्लीमेंट कर सकता हूँ, उन्होंने एक सीनियर चेहरा होने के नाते जो है मुझे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन का नाम दे दिया। उसमें कोई बहुत आपको ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सीधी सी बात है कि मैंने उनके एफर्ट्स को सप्लीमेंट करना है। देखिए, चुनाव की बात अभी हम 2-3 महीने बात करेंगे। क्या हमारा नारा होगा वो भी बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि हम भाजपा की तरीके से या दूसरे लोगों की तरीके से नारेबाज पार्टी नहीं है, हम काम पार्टी हैं। और मगर अभी हमारा एक नारा बिल्कुल साफ है कि गणेश आपके द्वार। तो गणेश जी हमारे अध्यक्ष हैं, ये अपने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करके ग्रासरूट से कैसे कांग्रेस को सवार करके खड़ा किया जा सकता है उसकी तस्वीर बनाएंगे। सर, आपको लगता है भाजपा का तो दोनों राज्यों में, पंजाब में और उत्तराखंड में कोई सवाल पैदा नहीं होता है। उन्होंने गहरी चोट पहुंचाई है, उत्तराखंड के आत्मस्वाभिमान पर चोट पहुंचाई है। तो उत्तराखंड और उत्तराखंडी भाजपा को माफ नहीं करने जा रहा है। एक आम आदमी, मगर चुनाव है, हम चुनाव को गंभीरता से, उत्तराखंड की परिक्रमा करनी चाहिए। उत्तराखंड के गाड़ गधेरों को, धारों को, डांडे कांडों को, वहाँ के लोगों की भावनाओं को, सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। एक आप म्यूनिसिपल मेंटेलिटी के साथ जो है उत्तराखंड जैसे राज्य को, जो इतना कॉम्प्लेक्स राज्य है जहाँ कई तरीके की चुनौतियाँ हैं, उस राज्य को नहीं ले सकते हैं। उस राज्य को जिस दिन वो समझ जाएंगे उस दिन फिर उन पर मैं टिप्पणी। मैंने पहले भी साफ कहा, मैंने ये बात अखिल भारतीय संदर्भ में कही है, राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि हमको चुनाव के डायनेमिक्स जिस तरीके से बदल रहे हैं उस तरीके से अपने को भी, अपनी रणनीति को भी बदलना पड़ेगा। उस रणनीति में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करें कि सब लोग एक चेहरे के साथ आकर के खड़े हो जाए। लेकिन उत्तराखंड के अंदर जो है हम मिले जुले चेहरे में भी एक ही चेहरा दिखाई देंगे, एक ही अक्ष दिखाई देगा, और वह है राहुल गांधी का अक्ष। होगा क्या? आप देखिएगा, सब हम सारी तैयारियां हमारी पूरी हैं, समय आने। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी द्वारा फ्री बिजली गारंटी कार्ड अभियान के तहत पिछले 7 दिन में अब तक कुल 1,39,000 लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की ओर से 300 यूनिट मुफ्त बिजली घोषणा के बाद उत्तराखंड की जनता में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। रजिस्ट्रेशन करवा चुके सभी लोगों को पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा गारंटी कार्ड दिया जा चुका है। अभी कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल जी ने देहरादून आकर उत्तराखंड आगमन पर बिजली कैंपेन जो गारंटी दी 300 यूनिट निशुल्क बिजली देने की, उसका जो समर्थन उत्तराखंड में मिल रहा है, 7 दिन के अंदर 1.5 लाख लोगों ने अपने को रजिस्टर करा लिया और हमने उनको गारंटी कार्ड बांट दिए। यानी आम आदमी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने घर घर जाकर, तो इतना अच्छा रिस्पांस इसमें मिल रहा है। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है कि लोगों ने इस योजना को हाथों हाथ लिया और लोग बहुत खुश हूँ। उत्तराखंड के निर्माण के बाद, और अगर पिछले 4 दशक की राजनीति की बात करें उत्तर प्रदेश के जमाने में भी, तो हम लोग हमेशा उत्तराखंड के लोग ये नारा लगाते थे, इसमें चर्चा करते थे कि जल, जंगल, जमीन, उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों पर उत्तराखंड वासियों का अधिकार हो।
अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की दूरदृष्टि और संवेदनशीलता के चलते इसका आगाज हो गया है, श्री गणेश हो गया है। और लास्ट विजिट में केजरीवाल जी ने जल, जंगल, जमीन या एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। पिछले दिनों थराली से बीजेपी विधायक मुन्नी देवी शाह ने विकास कार्यों को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया था जिससे विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया था। विधानसभा थराली में 2017 से अब तक उनके द्वारा 11,000 किलोमीटर सड़क काटने के बयान पर विपक्ष उन पर हमलावर रहा और वहीं स्थानीय लोगों ने भी उनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया, ठहाके लगाए। लेकिन अब विधायक मुन्नी देवी शाह ने अपने बयान पर खेद जताते हुए कहा है कि ये बयान जल्दबाजी में उनके मुंह से निकल गया और वो इसके लिए खेद जताती हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ, जो लोग आप चाहे अच्छी हो बुरी हो खबर को हमारी चलाते हैं, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। लेकिन उस रोड का वो 1100 की जगह मेरे मुंह से 11,000 निकला और मैं किसी जनता को गुमराह नहीं कर रही हूँ और मैं अपना स्पष्टीकरण इस कागज़ के साथ दे रही हूँ कि हमने 226 किलोमीटर रोडें अपनी विधानसभा में कटी है, जो कि मैंने 400 किलोमीटर पेंटिंग इस विधानसभा में की है और इस विधानसभा में मेरे पेंटिंग के अलावा हमने इसमें 36 पुल मैंने अपनी विधानसभा में बनाने में जा रही हूँ और 10 पुल मेरे बनने वाले हैं, तैयार भी हैं। लेकिन आज विपक्ष जो कह रहा है, जीतराम जी जो कह रहे हैं, वो ये बोले ना उनके कार्यकाल में कितना काम हुआ। आज इस सरकार ने, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से मैं समझती हूँ कि PMGHY की रोडें हमारी इतनी रोडें जो कि ये 226 किलोमीटर इतनी कट चुकी है और गलती समझो उसको, क्योंकि प्रेशर था तब बैठक थी हमारी, तो 1100 की जगह मैंने 11,000 बोल दिया। लेकिन जीत राम जी को अपनी याद नहीं आती है क्या? आपको उनको ये याद नहीं आ रही कि मैंने इन बच्चों का इतना भविष्य बर्बाद किया। आप 2 जगह से तनख्वाह ले रहे हैं, इन बच्चों का भविष्य को खराब कर रहे हैं। 2 जगह से जीत राम जी ने लिया ना तनख्वाह, मैंने तो मेरे मुंह से निकल गया 1100 की जगह 11,000 निकली, तो मैं सब जनता से ये खनन कर रही हूँ उस पर कि भाई 1100 की जगह 11,000 निकला। मैं आज स्टेटमेंट दे रही हूँ कि मैंने अपने कार्यकाल में इतने पुल मैंने किए, जो कि 2013 से आज मैं एक जियो के साथ पत्र के साथ मैं इन पुलों को गिनवा रही हूँ कि मैंने इतने पुल अपनी विधानसभा में बनाए हैं। और यदि इस पे भी जीत राम जी को आपत्ति है तो अपने कार्यकाल का जियो मुझे बता के दिखाए, जनता को बता के दिखाए। मैं तो जियो के साथ बोली हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जीत राम जी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि आप अपने बोले पे अडिग नहीं रह रहे हैं तो किसी के प्रश्न लाइव पे उनको सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं, और जो सवाल वो उठा रहे हैं पूरे प्रमुखता के साथ उठाए, पेपर के साथ उठाए, वरना मैं इन शब्दों में जो उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है इस तराली विधानसभा में, किस तरह के उनके बोल हैं। एक विधायक होने के नाते मैं सबसे पहले महिला हूं और हर बार आपने देखा हो वो जहां भी बोल रहे हैं बोल रहे उसने बोल रहे हैं। इस उसने का ये उसने। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने आज ऑफिस बंद होने के समय 5 बजे से कुछ मिनट पहले तहसील परिसर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। डीएम को अचानक तहसील परिसर में देखकर वहां काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी ने अंदर घुसते ही एक राजस्व निरीक्षक के केबिन से कुछ लोगों को बाहर निकलते देखा, उनसे पूछा पर पता चला कि वो कर्मचारी नहीं है। तो डीएम ने निरीक्षक से उन लोगों के बारे में जवाब तलब किया।
साथ ही राजस्व निरीक्षकों की संख्या कम दिखाई देने पर उपस्थिति रजिस्टर चेक किया, जिसमें कई पटवारियों के नाम तक अंकित नहीं थे और कई ने तो पिछले कई महीने से अटेंडेंस नहीं लगाई थी। तहसील परिसर का निरीक्षण किया मैंने और यहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर एक चीज़ उसमें खामी पाई कि कई जो लेखपाल हैं उसमें अटेंडेंस रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। तो ये स्थिति पिछले महीने भी थी, हालांकि पिछले महीने कोविड की स्थिति थी, लेकिन अभी काफ़ी रिलैक्सेशन है। तो ये हम 100% सत्यापित करके नहीं बोल पा रहे हैं कि वो लोग उपस्थित हैं या नहीं हैं। तो मैंने अभी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जितने भी लोग जिनके नाम अटेंडेंस रजिस्टर में दर्ज नहीं हैं, तो वो जो है तहसीलदार साहब अभी सत्यापन करके मुझे रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और अगर वो अनावश्यक रूप से अनुपस्थित पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और इसके अलावा मैंने थोड़ा सरलीकरण के लिए अभी ये निर्देश दिए हैं कि सभी जितने भी लेखपाल अपने जो पटल पे बैठे हैं वो अपना नाम और मोबाइल नंबर वहाँ पे चस्पा कर देंगे, ताकि जनता को सहूलियत होगी, उनको पता होगा कि ये पटवारी जी हैं, ये उनका क्षेत्र है, तो डायरेक्टली यहाँ वहाँ घूमे बिना डायरेक्टली उस पटल पे चले जाएंगे। और बाकी मैंने अभी बैकलॉग आपसे मांगा है तहसीलदार साहब से कि मूल निवास, स्थायी निवास, आय प्रमाण पत्र इत्यादि का क्या बैकलॉग है, ये भी प्रस्तुत करेंगे। और आपको मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इसको बैकलॉग को जो है जल्द से जल्द इसको ठीक कराइए। और सितारगंज में किसान संघर्ष मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वागत समारोह का विरोध किया गया। किसानों ने कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक विरोध लगातार जारी रहेगा। काले कानूनों के खिलाफ किसानों का सितारगंज में आज हल्ला बोल देखने को मिला। प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज छठा दिन है। 6 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है, जिससे अल्मोड़ा नगर के हर गली मोहल्ले में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। आपको बता दें कि ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ सफाई कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है, जिससे नगर में सफाई व्यवस्था ठप है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि सफाई जिस तरीके से की जाती है वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हक उनको नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते विरोध कर रहे हैं। देखिए, जो हमारा 11 सूत्री कार्यक्रम एक हमने जो सरकार को ज्ञापन दिया था, उसमें प्रदेश स्तर पर वार्ता चल रही है। जो भी प्रदेश स्तर से जो भी सूचना हमें प्राप्त होगी, उसी के उपरांत जो हमारी हड़ताल है स्थगित होगी। अभी कोई हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। संभव है कि 1-2 दिन में अगर वार्ता होगी, उसके उपरांत ही जो निर्णय लेगा वो हमें सर्वमान्य। देखिए, पिछले 5 दिन से हमारे सफाई कर्मचारी अपनी प्रदेश स्तरीय मांगों के संदर्भ को लेकर के कार्य बहिष्कार पर हैं। तो मैं आज बात कर रहा था अपने सफाई कर्मचारी संगठन से कि जनता की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। कूड़े के जगह जगह ढेर लग गए हैं और उससे निजात पाना बहुत ज़रूरी है। कर्मचारियों की मांगें हैं और हमें भी उनके प्रति पूरी सहानुभूति है, क्योंकि हमारा कर्मचारी एक ऐसा वर्ग है जो बहुत ही निम्नतर कार्य करता है, उसका कहीं विकल्प भी नहीं है। तो ऐसे कर्मचारी की बात को सुनना और उनकी जायज़ मांगों को पूरा करना सबके लिए आवश्यक है। निहायत उत्तराखंड सरकार ने कोरोना को देखते हुए कांवड़ मेले पर रोक लगा दी है, जिससे कोरोना को फैलने से रोका जा सके। कांवड़ मेले को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। प्रशासन के लिए ये भी चुनौती बनी हुई है कि किस प्रकार से कांवड़ियों को उत्तराखंड आने से रोका जाए। इसी को देखते हुए कोतवाली मंगलौर में एसपीओ के साथ में पुलिस प्रशासन ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में बॉर्डर पर अगर कांवड़िए आएंगे तो उनको कैसे रोका जाएगा, इस पर विचार विमर्श किया। वैसे तो हमारा ये इस वर्ष कांवड़ मेला स्थगित कर दिया गया है, लेकिन यदि कुछ कांवड़ियों ने नियम विरुद्ध यहाँ आने की कोशिश की गई तो उनके लिए हमें कार्रवाई करने के लिए जनता की व्यक्ति की आवश्यकता होती है, आपसी सामंजस्य बनाए रखने के लिए। तो ये उनको क्वारंटाइन, जो आने वाले कांवड़ियों को क्वारंटाइन सेंटर ले जाने, उनसे बॉर्डर पर बातचीत करने के लिए हमें एसपीओ की आवश्यकता थी, इसलिए हमने एसपीओ की मीटिंग।
आप उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज। नमस्कार।